हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री का 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। एज द नेम सजेस्ट सरफेस, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर एट सरफेसेस और इंटरफेसेस। ठीक है, तो वो सभी फिनोमेनन, वो सभी प्रोसेसेस जो कि सरफेसेस पर होती हैं। सरफेस मीन्स सतह, जैसे कि ये है हमारी नोटबुक, तो ये इसकी सतह है, सरफेस है। और इंटरफेस क्या है? इंटरफेस वो जगह है जहाँ पर दो स्टेट्स जो हैं, हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक स्टेट एंड हो रही है और दूसरी स्टेट स्टार्ट हो रही है। अगर मैं बात करूँ इस नोटबुक की, तो ये नोटबुक सॉलिड है, इसके अंदर का सारा मटेरियल सॉलिड है और इसके ऊपर क्या है? एयर है। तो एयर और इस नोटबुक का जो सॉलिड मटेरियल है उसके बीच की इंटरफेस ये है जो हमें विजिबल है। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? जिसमें कि वो सभी प्रोसेसेस की हम बात करेंगे जो कि सरफेस या इंटरफेस पर होते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें एक ऐसी सरफेस चाहिए जो बिल्कुल क्लीन हो, तभी आप देख सकते हो कि सरफेस पर क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं। अगर आपको सही तरह से सरफेस पे होने वाले प्रोसेसेस को समझना है, तो सबसे पहले जो आप सरफेस लोगे, जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, जिस पर प्रोसेसेस होने वाले प्रोसेसेस को आप स्टडी करना चाहते हो, वो सरफेस स्टार्टिंग में बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्योरली वही उसी सब्सटेंस की सरफेस वो होनी चाहिए। वी शुड हैव ए क्लीन सरफेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, और ये सरफेस हमें कैसे मिलती है? बाय वैक्यूम पंप। वैक्यूम क्रिएट करके, वैक्यूम पंप से क्या होता है कि सरफेस के अंदर जो भी मटेरियल है ना, दूसरा मटेरियल, उस सबको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने वैक्यूम पंप लगाकर उस सरफेस को बिल्कुल क्लीन कर लिया, तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको उस सरफेस को आप प्रोटेक्ट करके रखना है। प्रोटेक्ट क्यों करके रखना है? क्योंकि सरफेस पर इतनी जल्दी प्रोसेसेस होते हैं, इतनी जल्दी उस पर जो आसपास एनवायरनमेंट में गैसेस हैं, जैसे मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं एयर में, ये गैसेस उसको ऑक्यूपाई कर सकती हैं। सरफेस के ऊपर जो होल्स हैं, छोटे छोटे या पोर्स हैं, उनको ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उनको भर सकते हैं। यानी कि जो हमें सरफेस, क्लीन सरफेस हमें ऑब्टेन हुई थी बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, वो वापस जो है वो इन गैसेस के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाती है। इसलिए पहले तो हम इनको सरफेस को बिल्कुल क्लीन करेंगे वैक्यूम पंप से, और उसके बाद वैक्यूम जो ये सरफेस है, क्लीन सरफेस, इसको वैक्यूम में रख के हमें प्रोटेक्ट भी करना है। ठीक है, तो जो हम पहला प्रोसेस जो हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो है एड्जॉर्प्शन। अब तक आप जो पढ़ते आ रहे हो, आपने इस वर्ड के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है सोख लेना। ठीक है, जैसे आपने एक कॉटन का टुकड़ा वाटर में डाल दिया तो वो कॉटन पूरी पानी से भर जाती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सोख लेना, या हम एक सही वर्ड अगर बोले उसको हम, तो अवशोषण कर लेना। ठीक है, अवशोषण कर लेना, वो है एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये न्यू वर्ड है एडजॉर्प्शन, न्यू टर्म है ये। एडजॉर्प्शन क्या है? द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीशीज एट द सरफेस रादर देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज नेम्ड एज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो है ना, क्योंकि हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये प्योरली सरफेस पर होने वाला फिनोमेनन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो मोलिकुलर स्पीशीज हैं वो सरफेस पर इकट्ठी हो जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती हैं, रादर देन इन द बल्क। और बल्क का क्या मतलब है? बल्क का मतलब है उसके अंदर जाने की बजाय। जैसे मान लो ये मेरे पास ये नोटबुक है, इसके अंदर जाने की बजाय वो सिर्फ ऊपर ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप अपनी दीवारों को पेंट करवाते हैं, घर में जब पेंट होता है तो दीवारों को पेंट किया जाता है, तो आपको पता है कि वो दीवार जब पेंट करते हैं, वो पेंट सिर्फ दीवार को कवर करता है, उसकी ऊपर वाली जो सरफेस है उसको कवर करता है, वो पेंट अंदर तक नहीं जाता है उसके दीवार के। अगर आप दीवार को तोड़ें कभी, जैसे मान लो कभी आपको कुछ टूट फूट मरम्मत करवाने हैं घर पे, तो दीवारें तोड़ी भी जाती हैं। तो जब दीवार तोड़ी जाती है तो कभी आपने दीवार के अंदर पेंट देखा जो कि बाहर सरफेस पर था? कभी नहीं। तो वो क्या था? तो पेंट जो हमने दीवार पर लगाया वो एब्जॉर्ब हुआ था, पेंट वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। अगर पेंट दीवार के अंदर तक चला जाता, ईंटों तक चला जाता, तो हम उसे बोलते कि वो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन वो सिर्फ सरफेस पर रह गया, इसलिए वो एडजॉर्प्शन है। वो एक्यूमुलेट हो गया
पेंट के जो पार्टिकल्स है दे गेट अक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस रादर देन इन द बल्क। बल्क का मतलब है बिल्कुल अंदर तक जाने के बजाय वो सरफेस पर ही इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो लिक्विड या सॉलिड किसी पर भी हो सकता है ये स्पीशीज़ का एक्यूमुलेशन। अगर हम बात कर रहे हैं दीवार पर पेंट की तो वहाँ पर जो सरफेस है वो सॉलिड की है। ठीक है, तो हम लिक्विड के भी एग्जांपल्स लेंगे। अब इसमें जब एड्जॉर्प्शन हुआ तो हम यही एग्जांपल ही कंसीडर कर लेते हैं दीवार पर पेंट करने का। तो जो सब्सटेंस सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है, जो मोलिकुलर स्पीशीज सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रही है, उसे बोला जाता है एड्जॉर्बेट। और जिस सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है एड्जॉर्बेट का, उसे बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। द मोलिकुलर स्पीशीज और सब्सटेंस विच एक्यूमुलेट एट द सरफेस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट एंड द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच, जिस मटेरियल की सरफेस पर एड्जॉर्प्शन होता है एड्जॉर्बेट का, दैट इज एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो ये एड्जॉर्प्शन और उससे रिलेटेड दो वर्ड्स हैं, दो टर्म्स हैं, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। दे शुड बी क्लियर टू यू बिकॉज अगर हम एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे तो बार बार ये दोनों वर्ड्स हमारे सामने आएंगे और इसलिए आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो डेली लाइफ में हम एड्जॉर्प्शन के देखते हैं, या आपने शायद ना भी सुना हो, इनमें से एक दो सुना हो, लेकिन वो काफ़ी प्रोसेसेस जो हम डेली लाइफ में मटेरियल्स यूज़ करते हैं तो कई जगह पर ये सभी एड्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस देखे जाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, द एयर बिकम्स ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल एज वाटर वेपर्स गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन सिलिका जेल सरफेस। सिलिका जेल एक मटेरियल होता है, अगर आपने देखा हो जब आप कुछ नई बोतल लेकर आते हो जैसे, या नया लंच बॉक्स लेकर आते हो, जो इस टाइप के होते हैं ना मिल्टन या सेलो के, ठीक है, तो जो मतलब कि एयर टाइट या फिर आप कह सकते हो इंसुलेटेड होते हैं, जिसमें खाना गर्म रहता है, या वो बोतल जिसमें कि पानी ठंडा रहता है। जब आप उनको खोलते हो ना नई को, तो उसके अंदर आपको एक छोटा सा पैकेट मिलता है वाइट कलर का। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट उस पर लिखा होता है सिलिका जेल एंड डू नॉट स्वेलो, मतलब कि उसको खाना नहीं है, वो सिलिका जेल होता है। वो क्यों डला होता है उसके अंदर? वो इसलिए डला होता है कि ताकि अगर उस बोतल में या उस लंच बॉक्स में अगर थोड़ी सी भी मॉइस्चर है, नमी है, वाटर वेपर्स हैं, तो वो वाटर वेपर्स को वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो सिलिका जेल की सरफेस होती है ना, वहाँ पर वो सारे वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो एटमॉस्फेयर है बोतल के अंदर का या लंच बॉक्स के अंदर का, वो बिल्कुल मतलब कि मॉइस्चर फ्री हो जाता है। ठीक है, अगर मॉइस्चर रह जाए तो क्या होगा? मॉइस्चर रह जाए तो उसके अंदर फंगस लग सकती है। ठीक है, इसलिए उसके अंदर वो डाला जाता है। एक तो ये हो गया, तो ये डेली लाइफ में ही है, हम लेकर आते हैं तो हम वो पैकेट देखते हैं, हर बार निकलता है सिलिका जेल का उसमें से। ठीक है, और आप उसको संभाल कर रख दो। अगर आप बोतल रख रहे हो कुछ टाइम के बाद, यूज़ करने के बाद, उसको अभी यूज़ नहीं करनी है आपको, तो आप वापस उसमें वो डाल कर रख सकते हो। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ एनी ऑफ गैस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया एक्सेट्रा आर टेकन इन ए कंटेनर, अगर इनमें से कोई भी गैस है उसको हम एक कंटेनर में ले लें, कोई भी एक गैस, और साथ में हम डाल दें उसमें चारकोल, पाउडर्ड चारकोल, ब्लैक कलर का पाउडर होता है ये, पाउडर चारकोल अगर हमने उसमें डाल दिया, तो जो गैस है ना, अब मान लो हमारा वो ये जो है ना, इस तरह से एक कंटेनर है, बंद कंटेनर है, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है हमारा मैनोमीटर से। मैनोमीटर का क्या काम होता है? मैनोमीटर का काम होता है प्रेशर को, गैस के प्रेशर को नोट करना। ठीक है, तो इसके अंदर आपने गैस फिल करी, तो ये कुछ प्रेशर दिखा रहा है इस कंटेनर में, गैस का क्या प्रेशर है। इसमें आपने एक्टिवेटेड चारकोल भी डाल दिया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो प्रेशर है ना यहाँ पर जो शो हो रहा है वो कम हो गया, तो गैस कहाँ गई? गैस चारकोल पर एड्जॉर्ब हो गई, उसकी सरफेस पर गैस के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया? एड्जॉर्प्शन हो गया गैस का। ठीक है, अब तो आप वैसे भी देख रहे हो मास्क काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो या फिर जिन लोगों को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, पोल्यूशन में उनको दिक्कत हो जाती है, तो वो लोग भी मास्क लगाते हैं। तो उस मास्क के अंदर क्या होता है? उस मास्क के अंदर भी चारकोल होता है। ठीक है, तो चारकोल क्या है? एक्चुअली चारकोल इज कार्बन। तो वो चारकोल क्या करता है? जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना एयर में, उनको वो एड्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो वो पोल्यूटेंट जब वो जो अस्थमा पेशेंट है, ठीक है, या जिसको प्रॉब्लम है पोल्यूशन से, जब वो उस एयर में रेस्पिरेशन करता है, ब्रीदिंग करता है, तो वो
पोल्यूटेड जो पार्टिकल्स हैं, जो पोल्यूटेंट्स के, वो उसकी एयर के साथ उसके लंग्स में नहीं जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं उनसे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही ये है एग्जाम्पल। तो गैसेस को, इस टाइप की गैसेस को भी एड्जॉर्ब करवाया जा सकता है पाउडर्ड चारकोल से। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल एज शोन बाय डिक्रीज इन गैस प्रेशर इन कंटेनर। तो इस तरह से गैस प्रेशर कम हो गया, वहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि ये गैसेस एड्जॉर्ब हो गई हैं चारकोल पर। थर्ड एग्जाम्पल है, ए सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई कैन बी मेड कलरलेस। कोई डाई है, जैसे कि कपड़ों पर करने का वाला कलर होता है, अगर आप वो जो डाई कलर पहले क्या करता है, डायर क्या करता है, जो आप कोई भी कपड़ा डाई करने के लिए दे के आते हैं उसको, वो पहले एक सोल्यूशन बनाता है, पानी के अंदर डाई वाला कलर डालता है, उसको अच्छे से बॉईल करता है, फिर उसके अंदर वो उस कपड़े को डिप करता है ताकि वो कलर जो है वो उस कपड़े पर आ जाए। आपने अगर उस कलर वाले सोल्यूशन के अंदर, डाई वाले सोल्यूशन के अंदर चारकोल डाल दिया, ठीक है, एनिमल चारकोल डाल दिया, एनिमल चारकोल होता है, एक प्लांट चारकोल भी होता है। एनिमल चारकोल अगर आपने उसमें डाल दिया तो वो थोड़ी देर के बाद आप उसको फिल्टर करते हो तो जो नीचे सोल्यूशन आएगा ना वो कलरलेस होगा। तो वो जो डाई के पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए, वो एनिमल चारकोल पर एड्जॉर्ब हो गए। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल, एक्वा सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर। अगर आपके पास चीनी है ना जो वो प्योर नहीं है, वाइट नहीं है, उसके अंदर कुछ कलर है, ठीक है, वो येलो कलर की है, तो आप उसको प्योरीफाई कर सकते हो। कैसे? आपने क्या करना है उसको, मतलब घर पे आप करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, लेकिन उसको किया जा सकता है। एक्वा सोल्यूशन हम उसका बनाते हैं, यानी कि उस रॉ शुगर को हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, फिर उसमें हम चारकोल ऐड कर देते हैं, उसके बाद अच्छे से उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं और फिर उसको फिल्टर करते हैं। तो जो आपका सोल्यूशन आएगा ना वो अब कलरलेस सोल्यूशन होगा। अब उस कलरलेस सोल्यूशन में से आप शुगर को क्रिस्टलाइज आउट कर सकते हो। पहले आप उसको क्या करोगे, पहले आप उसको बॉईल करोगे, कंसनट्रेट करोगे उस सोल्यूशन को, उसके बाद जब आप उसको रखोगे तो उसमें जो शुगर है, अब वाइट एकदम शुगर आपको दिखेगी, उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। तो दीज आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू एड्जॉर्प्शन विच वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो अब हम एड्जॉर्बेंट्स के एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। अच्छे एड्जॉर्बेंट जो है ना, जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एड्जॉर्बेंट्स, वो हैं चारकोल, तो आप पढ़ चुके हो, ऊपर चारकोल आया है आपके 3 एग्जाम्पल्स में। सिलिका जेल भी आप पढ़ चुके हो, एल्यूमिना जेल भी होता है, क्ले कोलोइड्स होते हैं, एंड फाइनली डिवाइडेड मेटल्स। फाइनली डिवाइडेड मेटल्स से आपको कहीं याद आया कुछ, जब आपने वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया था तो प्लेटिनम, निकल या फिर प्लेडियम विद हाइड्रोजन हम लेते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली डिवाइडेड लेते हैं। फाइनली डिवाइडेड लेने से क्या होता है, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है। जितनी ज़्यादा बड़ी सरफेस होगी उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो इसके बाद एड्जॉर्प्शन आपने पढ़ लिया। एड्जॉर्प्शन का उल्टा क्या होता है? एड्जॉर्प्शन का उल्टा होता है डीजॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन में क्या हुआ था कि मोलिकुलर स्पीशीज या सब्सटेंसेस जो हैं वो सरफेस पर एक्यूमुलेट हो गए, एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर एक्यूमुलेट हो गए। लेकिन डीजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो वो एक्यूमुलेट हुए थे ना सरफेस पर, वो वापस से रिमूव हो जाए अगर, तो दैट इज डीजॉर्प्शन। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट is called desorption. Okay, this is opposite of adsorption. इसके बाद ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वर्ड कि एब्जॉर्प्शन एक अलग वर्ड है और एड्जॉर्प्शन अलग है, तो इसको थोड़ा सा मैंने इन दोनों में डिफरेंस को बता दिया है। एड्जॉर्प्शन आप पढ़ चुके हो, इज अ सरफेस फिनोमिनन। ये ऐसी घटना है जो सिर्फ सरफेस पर होती है, ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ सरफेस से रिलेटेड है। ठीक है, अंदर तक इसका कुछ नहीं जाता। इट इज़ ए सरफेस फिनोमिनन, द एक्टिविटी गोज ऑन ओनली ऑन द सरफेस। ठीक है, द एक्टिविटी गोज ओनली ऑन द सरफेस, सिर्फ सरफेस पर ही ये एक्टिविटी होती है, ये प्रक्रिया होती है। और एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना मीन्स अंदर तक होने वाला। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस है ना जो एब्जॉर्ब हुआ वो अंदर तक भर जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपने एक चौक स्टिक ली, चौक होता है ना स्कूल में, वो आपने वो लिया, आपने उसको ना इंक में डिप कर दिया। ठीक है, आपने उसको इंक में डिप कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब आप क्या करते हो, थोड़ी देर के बाद उस चौक को निकालते हो, ठीक है, और उसको थोड़ा सा सुखा लेते हो हल्का सा, ताकि आप आसानी से पकड़ सको, और उसको आप तोड़ते हो बीच में से या कहीं से भी तोड़ लो।
आप देखोगे कि जो कलर था ना इंक का वो सिर्फ उसके ऊपर है, चौक के ऊपर बाहर की साइड, अंदर की साइड कलर नहीं है। अंदर से चौक गीला जरूर है लेकिन उसमें कलर नहीं है अंदर। अगर आपने ब्लू इंक ली थी तो ब्लू कलर सिर्फ चौक के ऊपर है, और अगर आपने रेड इंक ली थी तो वो रेड जो कलर है वो चौक के ऊपर है, अंदर से सिर्फ चौक गीला है, उसमें कलर नहीं है कुछ भी। तो क्या हुआ कि जो इंक का जो सोलवेंट था ना, जिसमें कि इंक का कलर मिलाया गया था, इंक बनाएंगे तो किसी चीज़ में कलर, जैसे डाई बनाते हैं, तो मैंने अभी बताया कि वाटर के अंदर उस डाई को, जो पाउडर होता है उसका कलर का, वो डिजोल्व करते हैं, वैसे ही इंक बनती है। ठीक है, तो जो इंक का जो सोलवेंट था ना वो तो अंदर तक चला गया, यानी कि उसका क्या हुआ, उसका हुआ एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन हुआ उसका। जबकि इंक के पार्टिकल्स का चौक पर क्या हुआ, चौक की सरफेस पर क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन। Colored particles of ink get adsorbed on the chalk surface, whereas the solvent of ink is absorbed by the chalk stick. ठीक है, एक तो एग्जाम्पल हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल है वाटर वेपर्स गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन सिलिका जेल, वेयरएज, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था आपको कि सिलिका जेल जो बोटल्स के अंदर आती है, वाटर वेपर्स उस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिलिका जेल की जगह कैल्शियम क्लोराइड ले लें तो ये उन वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर वेपर्स उसके अंदर तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि एक ही, जो इसमें हमने क्या देखा चोक स्टिक वाले एग्जाम्पल में, कि एब्जॉर्प्शन भी हुआ और एड्जॉर्प्शन भी हुआ। अगर ऐसा होता है ना कभी कि एक साथ एड्जॉर्प्शन भी चल रहा है, एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है, तो उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं ज़ोप्शन, ओनली ज़ोप्शन, ना एड लगेगा उसमें ना ही एब लगेगा, ओनली ज़ोप्शन। ठीक है, व्हेन adsorption and absorption take place simultaneously, the process is termed as sorption, and this is the definition. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, केस ऑफ चॉक स्टिक इन इंक, sorption is going on. इसके बाद जो मेन है एड्जॉर्प्शन, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि एड्जॉर्प्शन होता कैसे है। एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इसमें। द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, दो चीज़ें जो है हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म के लिए। प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर एड्जॉर्प्शन क्यों होता है, ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस एंड दैट इन द बल्क। मान लो ये हमारा एड्जॉर्बेंट है, ठीक है, पूरा एड्जॉर्बेंट अंदर तक मैंने ये दिखाया है। आप इसको एक लाइन यहाँ भी लगा सकते हो, अगर मैं ये लाइन लगाती तो शायद ये पार्टिकल्स ना दिखाई देते। इसमें आप देखो कि इसमें पार्टिकल्स दिखाए हैं मैंने, ठीक है, तो ये अंदर का पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल है बी जो कि सरफेस पर है। ए पार्टिकल इज इन बल्क एंड बी इज ऑन द सरफेस। ए पर देखो आप चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, दे विल गेट म्यूचुअली बैलेंस्ड, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे वो। लेकिन जो बी पार्टिकल है उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैंसिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उस पर सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो इसलिए जो बल्क के पार्टिकल्स हैं उनका बिहेवियर सरफेस के पार्टिकल से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इन पर जो है ना सरफेस के पार्टिकल्स पर कुछ रेजिडुअल फोर्सेस रह जाते हैं। ठीक है, रेजिडुअल फोर्सेस मतलब फोर्सेस कुछ बचे हुए रह जाते हैं जो कि बैलेंस नहीं हो पाते हैं, और यही रेजिडुअल फोर्सेस एड्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होते हैं, या यही रेजिडुअल फोर्सेस हैं जो कि एड्जॉर्प्शन का कारण बनते हैं। तो ये आप देखो इसमें दोबारा से ये लाइन मैंने ऐड कर दी है जो कि पीछे कहीं नहीं थी। द एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन, so on increasing it increases with increase in surface area per unit mass of adsorbent at a given temperature and pressure। अगर आप एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हो पर यूनिट मास, ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन। अच्छा, अब सेकंड थिंग क्या है जो एड्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करती है, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है एड्जॉर्प्शन के। बिफोर एड्जॉर्प्शन देयर इज अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन सरफेस। आपने देखा कि जो सरफेस है ना उस पर सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं,
लेकिन अगर उन पर दूसरे सब्सटेंस का यानी कि एड्सोर्बेट का एड्सॉर्प्शन होना स्टार्ट हो गया तो कुछ रेजिडुअल फोर्सेस कम हो जाएंगे और धीरे धीरे और कम हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। ठीक है, और जब भी रेजिडुअल फोर्सेस ये कम होते हैं ना, डिक्रीज होते हैं, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन स्टार्ट होता है तो अट्रैक्टिव रेजिडुअल फोर्सेस सरफेस पर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, तो सरफेस एनर्जी जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है और ये हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होगा रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डिक्रीज होंगे और वो डिक्रीज होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ हीट। और हमें पता है कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो वी से द एंथैल्पी इज नेगेटिव, इट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड दिस इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो अगर एंथैल्पी नेगेटिव है तो हम क्या कहते हैं, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब हम एग्जांपल एक लेकर चलते हैं, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड, यानी कि यहाँ पर सॉलिड जो है वो एड्सॉर्बेंट है और गैस एड्सॉर्बेट है। अब जैसे जैसे गैस पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होंगे, मेरा ये सॉलिड है मान लो, इसको आप सॉलिड कंसीडर कर लो भाई जिस पर कि एड्सॉर्प्शन हो रहा है, दिस बुक इज एड्सॉर्बेंट। अब गैस पार्टिकल जब इस पर एड्सॉर्ब होना शुरू हुए तो जो गैस पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल आपको पता है उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा गति होती है उनके अंदर, लेकिन जब वो सरफेस पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे तो उनकी मूवमेंट पे कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी क्योंकि वो सॉलिड पर अटैच हो गए, अब उसकी सरफेस पर वो अटैच हो गए, उनकी जो मूवमेंट थी वो कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी एंट्रोपी मीन्स उनकी रैंडमनेस वो कम हो गई। रैंडमनेस या एंट्रोपी डिक्रीज का मतलब है डेल्टा एस इज नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब एड्सॉर्प्शन ब्रिंग्स डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो दो चीज़ें आप ध्यान रखना, ये एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट ब्रिंग्स डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड इट ब्रिंग्स डिक्रीज इन एंट्रोपी। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होता है अगर उसकी डेल्टा जी मीन्स चेंज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, वो प्रोसेस ईजिली होगा। और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आप देखो हाँ, यहाँ पर हमारा डेल्टा एच भी नेगेटिव है एड्सॉर्प्शन के केस में, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, टी तो पॉजिटिव ही होता है, तो इन दोनों को अगर हम इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए ये जो डेल्टा एच नेगेटिव है ये काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अब मान लो हमारा टी डेल्टा एस आ गया माइनस टी डेल्टा एस है ना, तो हमारा टी और डेल्टा एस को मल्टीप्लाई करके आ गया -10। ठीक है, तो ये हो गया +10। तो हमारा जो डेल्टा एच है जो माइनस में है वो इस 10 से ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, सो डेल्टा एच शुड बी सफिशिएंटली लार्ज इन नेगेटिव वैल्यू, तभी डेल्टा जी माइनस में आएगा और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा एड्सॉर्प्शन का। लेकिन जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन चलता है, ठीक है, तो रेजिडुअल फोर्सेस कम होते चले जाते हैं। रेजिडुअल फोर्सेस कम होते हैं तो डिक्रीज इन जो एनर्जी है वो भी, जो हीट की इवोल्यूशन है वो भी कम होती चली जाती है धीरे धीरे। सरफेस पर हो रहा है ना एड्सॉर्प्शन, अगर सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होता चला जाएगा तो जगह कम बच जाएंगी ना। मान लो ये कई सारी लाइंस हैं, इस लाइन पर भी एड्सॉर्प्शन हो गया, ठीक है, इस पर भी एड्सॉर्प्शन हो गया, इस पर भी हो गया, तो ये जो लाइंस हैं ये भरती चली जा रही हैं ना, तो भरती चली जा रही हैं तो धीरे धीरे पहले काफ़ी सारी हीट निकल रही थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्पेस कम होगा, रेजिडुअल फोर्सेस कम होंगे तो हीट भी कम निकलेगी, हीट कम निकलेगी तो डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी, और डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी तो एक स्टेट ऐसी आएगी जब डेल्टा एच विल बिकम इक्वल टू डेल्टा एस। ठीक है, इसको दोबारा से एक बार बता देती हूँ, प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव हमें पता है कि टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव बिकॉज डेल्टा एस इज नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा जब डेल्टा एच काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि नेगेटिव तो ये है ही लेकिन बहुत बड़ा होना चाहिए इसको, तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। लेकिन जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता है तो जो हीट रिलीज है, इवोल्यूशन ऑफ हीट है, वो कम होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है व्हेन डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस,
और उस केस में डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस एंड डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू 0। यानी कि और जब डेल्टा जी 0 होता है तो क्या होता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होता है तो इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। ठीक है, अब नेट एड्जॉर्प्शन नहीं होगा वहां पर। नेट एड्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, मैं ये कह रही हूँ एड्जॉर्प्शन तो हो सकता है लेकिन नेट एड्जॉर्प्शन में इंक्रीज नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ एड्जॉर्प्शन हो फिर डीजॉर्प्शन हो, एड्जॉर्प्शन हो, लेकिन जितना एड्जॉर्प्शन होगा उतना ही डीजॉर्प्शन हो। ठीक है, तो नेट एड्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो अब इंक्रीज नहीं होगी। दिस इज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, हाउ एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू।